नमस्कार दोस्तों, यह है सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी एक ही बहुत अच्छा सवाल है जिसके अंदर हम पूरा का पूरा फॉर्मेट देखेंगे प्राइम कॉस्ट से लेके और सेलिंग प्राइस तक, और इसके अंदर कुछ डिफरेंट भी है जो आपको यहाँ पर ठीक से देखना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमको ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक तो यूनिट्स का प्रोडक्शन दिया है हमें, टाइप ए के बने हैं 60,000 यूनिट्स, टाइप बी के बने हैं 1,20,000 यूनिट्स। ये प्रोडक्शन है। फिर जो यूनिट्स सोल्ड हुए हैं यानी जितना माल बिक गया है वो बताया गया है। टाइप ए के बिक गए हैं 50,000 यूनिट्स, टाइप बी के बिक गए हैं 1,00,000 यूनिट्स। इसका मतलब टाइप ए के ये यूनिट्स बनाए हैं 60,000, जिसमें से 50,000 बिक गए और 10,000 बच गए। इसी तरह से टाइप बी के 1,20,000 यूनिट्स बनाए, जिसमें से 1,00,000 बिक गए और 20,000 बच गए। इसके बाद है डायरेक्ट मटेरियल। तो जैसे कि मैं बोलता हूं कि अगर हम थोड़ा सा यहीं पर ही बाइफरकेशन कर लें, क्लासिफिकेशन कर लें कि कौन सा आइटम किस कॉस्ट में जाएगा तो इजी हो जाता है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है ये जाता है प्राइम कॉस्ट में। फिर इसके बाद है डायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो टाइप ए का है 2 रुपए पर यूनिट, ये पर यूनिट यहीं पर ही लिखा हुआ है, एक यूनिट के 2 रुपए, और टाइप बी का है 1 रुपए पर यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने का खर्चा है। फिर डायरेक्ट वेजेस है। जो डायरेक्ट वेजेस है वो भी आपको कॉस्ट पर यूनिट दिया है। टाइप ए को बनाने का 1 रुपए आता है, टाइप बी को बनाने का खर्चा 50 पैसे आता है। और ये जो डायरेक्ट वेजेस होता है ये भी हमारा प्राइम कॉस्ट में ही जाता है। इसके बाद है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब हो गया कि ये फैक्ट्री के खर्चे हैं, ठीक है, दूसरे फैक्ट्री के खर्चे, यानी कि इनडायरेक्ट फैक्ट्री के खर्चे। ये भी फैक्ट्री के ही थे लेकिन ये फैक्ट्री के डायरेक्ट थे, अब ये बचे हुए बाकी के फैक्ट्री के खर्चे हैं यानी इनडायरेक्ट है। तो यहां पर क्या कहता है, ये कहता है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये रहे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस जितने भी होंगे उसका 100% आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री के खर्चे। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है तो वो हमारा आता है टोटल कॉस्ट में, ठीक है। ये जो है इसको आप कह सकते हैं ये हमारे ऑफिस के खर्चे हैं, तो आप यहां पर इसको ओ लिख लो। तो ये हमारे ऑफिस के खर्चे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ये है 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। यहां से जो भी वर्क कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, सीधा उसका 25% कर देंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये हमारे प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री वाले। इसके बाद है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो सीधा सीधा वही नाम लिख दिया जो इसका नाम होता है, तो ये आगे सेलिंग वाले एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है टाइप ए के 1 रुपए पर यूनिट और टाइप बी के 1.5 रुपए पर यूनिट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी ज्यादा। प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट। आपको कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है जी, जिस तरह से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। शोइंग, दिखाना क्या है, प्राइस बताइए। द प्राइस एट विच बोथ टाइप्स ऑफ यूनिट्स कुड बी सोल्ड। वो प्राइस बताइए जिस पर दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जा सके। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और वो सेलिंग प्राइस ऐसा होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है, और वो सेलिंग प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 20% का प्रॉफिट हो। और ये जो 20% है ये भी ऑन सेलिंग प्राइस ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा जब भी इसका टाइम आएगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो कॉस्ट शीट यहां पर हमको बनानी है तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपको कॉस्ट बताई जाएगी और आगे चल के फिर प्रॉफिट भी बताया जाएगा।
और इससे हमें सेलिंग प्राइस भी पता चल जाता है, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो अगर हमें कॉस्ट पता चल जाए और प्रॉफिट पता चल जाए तो हम उससे बहुत आसानी से सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपको सेलिंग प्राइस बताना है जिस पर दोनों प्रोडक्ट सेल हो सके और उसके अंदर 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। उस सेलिंग प्राइस में 20% का प्रॉफिट होना चाहिए और ये प्रॉफिट भी होगा खुद सेलिंग प्राइस पर ही। तो ये यहाँ पर कैटेगरी कर दी है टाइप ए और टाइप बी की। टाइप ए के 60,000 यूनिट्स हैं जी हमारे पास, ये रहे, ठीक है। तो ये 60,000 यूनिट्स है और टाइप बी के 1,20,000 यूनिट्स है, तो वो यूनिट्स यहीं पर ही लिख दिए। अब क्योंकि इसमें हमें ना पर यूनिट चीजें कैलकुलेट करनी होती है, तो इसलिए इसके अंदर हम ये दोनों कॉलम बनाते हैं, पर यूनिट और टोटल, फिर पर यूनिट और टोटल। तो सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं लूंगा डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल मेरा ये रहा, टाइप ए का है 2 रुपए, टाइप बी का है 1 रुपए। तो टाइप ए के 2 रुपए ये आ गए और टाइप बी का 1 रुपया ये आ गया। अब इससे टोटल अमाउंट कैसे आएगा? ये जो आपका पर यूनिट है इसे आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 into 60,000, तो ये बन जाता है 1,20,000 रुपए। इन अ सेम वे ये आपका पर यूनिट अमाउंट है 1 रुपी। इस 1 रुपी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके यूनिट से 1,20,000 से, तो अमाउंट आ जाता है 1,20,000 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद है इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस ये रहे, टाइप ए के 1 रुपया है और टाइप बी के 50 पैसे। तो टाइप ए के 1 रुपये आ गया, टाइप बी के 50 पैसे आ गए। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 1 रुपए को मल्टीप्लाई किया 60,000 से बन गया 60,000, 50 पैसे को मल्टीप्लाई किया 1,20,000 से बन गया 60,000। ठीक है जी। और कोई आइटम इसमें थी नहीं जो प्राइम कॉस्ट के लिए काम में आती, इसलिए इन दोनों को हम यहीं पर ऐड कर देंगे। 2 और 1 बन गया 3 रुपए, ये बन गया 1,80,000, ये बन गया 1.5 रुपए और ये बन गया 1,80,000, और ये कहलाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के बाद फिर बारी आती है दूसरे जो फैक्ट्री के खर्चे हैं उनकी, और उनको यहां पर हम दिया गया है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी जितने भी डायरेक्ट वेजेस होंगे उसका 100%, मतलब जितने भी डायरेक्ट वेजेस होंगे उतना पूरा का पूरा आपका इसका खर्चा आ जाएगा। तो ऐड हम करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब इसका जो बेस है वो बेस क्या है? वो है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस ये रहे, डायरेक्ट वेजेस है 1 रुपए, तो 1 रुपए का 100% कितना हो गया? 1 रुपया। ठीक है जी। इसको आप चाहे तो अमाउंट में भी कर लीजिए, चाहे तो इसे यूनिट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर सीधा अमाउंट का ही ले लीजिए। 60,000 का 100% हो गया 60,000। इसी तरीके से ये जितना भी है 50 पैसे पूरा का पूरा आ गया, और ऐसे ये अमाउंट में भी पूरा का पूरा सेम टू सेम आ गया। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं, इनको अगर ऐड करते हैं तो हमें मिल जाती है क्या? वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट भी जिसे कहा जाता है। तो 3 और 1 हो गए 4 रुपए, ये हो गया 2,40,000, ये हो गया 2 रुपए और ये हो गया 2,40,000 रुपए। फैक्ट्री के बाद बारी आती है ऑफिस की। ऑफिस का खर्चा भी दिया है, और ये रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, और ये दिया 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये जो इसमें लिखा होता है ना, इसको आपको ध्यान से समझना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी जैसे लिखा है वर्क कॉस्ट, तो ऐसे ही कई बार लिखा होता है वर्क एक्सपेंस, है ना। तो कई बार बच्चे गलती से क्या करते हैं, हर बार जो है वो वर्क कॉस्ट का ही उतना परसेंटेज ले लेते हैं। तो ध्यान से देखना चाहिए लिखा क्या है। तो अब करेंगे वर्क कॉस्ट का 25%। तो वर्क कॉस्ट कितनी है? 4 रुपए। 4 रुपए का 25% करा तो आगे 1 रुपया। इसी तरह से या चाहे आप टोटल अमाउंट में भी कर लीजिए, 2,40,000 का 25% हो गया 60,000। इसी तरह 2 रुपए का 25% हो गया 50 पैसे, 2,40,000 का 25% हो गया 60,000। तो ये हमारा आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्योंकि उसने कहा था वर्क कॉस्ट का ही करना है आपने। ठीक है जी। तो अब 4 और 1 हो गए 5 रुपए, इसको ऐड किया 3 लाख, ये 2.5 रुपए और ये आ गया 3 लाख। इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास यहां पर आ गया। अब जब हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए यहां पर एक हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। ये यहां पर आपका एक हिस्सा कंप्लीट हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर।
जिसमें हमें क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो देखिए टोटल कॉस्ट तो हमारे पास आ गई, पर यूनिट में भी आ गई है, ठीक है, दोनों केसेस के लिए, और टोटल में भी आ गई हमारे पास दोनों केसेस के लिए। अब जो अगला हिस्सा है प्रॉफिट वाला, अब वो प्रॉफिट वाला हिस्सा शुरू होने वाला है। तो क्या है कि कई बुक्स के अंदर क्या करते हैं, तो वो यहां से इसको तोड़ के ही दिखाते हैं, यहां से इसके दो हिस्से करके ही दिखाते हैं, इसका यहां से ब्रेकअप करके ही दिखाते हैं। इस वाले हिस्से को बोल देते हैं वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और फिर जो दूसरा वाला नीचे का हिस्सा है इसे बोल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और या फिर ये भी कह देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, जैसे जो भी कोई रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ये कोई फिक्स फॉर्मेट तो है नहीं। हम ये कहता है जी इसमें बता दी सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। तो यहां पर हमारे पास फ्रीडम होती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास अब आ चुकी है। अब इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमने लेस करनी है। अब यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है आपको। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कैसे कैलकुलेट होता है, सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या क्लोजिंग स्टॉक है भी या नहीं। देखते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 60,000 यूनिट तो बनाए थे, 50,000 बिक गए, इसका मतलब 10,000 यूनिट का माल बचा हुआ है, अभी भी बिका नहीं है, वही है आपका क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन यूनिट्स के अंदर है। इसी तरह से 1,20,000 यूनिट्स बनाए थे, जिसमें से 1 लाख बिक गए, देखिए सोल्ड है, 1 लाख बिक गए, तो यहां से हमारे पास 20,000 यूनिट्स अभी बचे हुए हैं। तो अगर जैसे मैं कहूं कि प्रोडक्ट ए से हमारे पास जो है वो 10,000 यूनिट्स बचे हुए हैं, और प्रोडक्ट बी से हमारे पास 20,000 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो अब ये जो 10,000 और 20,000 यूनिट्स बचे हैं, हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकलती है कि इन यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से। अब कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकलता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ये आ चुका हमारा, ये है 3 लाख रुपए, फिर उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस से, यानी टोटल कितना माल बना है, टोटल कितना माल बनाया वो ये रहा यूनिट्स प्रोड्यूस। टोटल बनाए थे 60,000, तो जितना माल, जो टोटल कॉस्ट जो आई उसको डिवाइड कर देते हैं जितना मुझसे, तो इससे जो आती है ना 3 लाख बटे 60,000, इससे हमें मिलती है कॉस्ट पर यूनिट। अब इस कॉस्ट पर यूनिट को हम जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके यूनिट से, इसके अनसोल्ड यूनिट्स है 10,000, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 50,000। इसको अगर हम डिवाइड भी करें तो ये आती है 5 रुपए, ठीक है, और देखिए 5 रुपए वही आएंगे जो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। तो आप चाहें, जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है तो आप चाहें तो आपको ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर पूरी पिक्चर बताता हूं ताकि आपको हमेशा क्लैरिटी रहे। इसी तरीके से दूसरे हिस्से का कैलकुलेट करें टाइप बी का, तो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 3 लाख डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 1,20,000 यूनिट ये बनाए थे टोटल, उससे डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये पर यूनिट आपकी कितनी आ रही है, ये पर यूनिट आपकी आएगी 2.5 रुपए, और देखिए 2.5 रुपए तो वही है जो यहाँ पर आप पहले कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम इसके अनसोल्ड यूनिट से यानी 20,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 50,000। तो ये लेस वाली आइटम है, तो अब इसको हम माइनस करेंगे, अभी तक हम ऐड करते आ रहे थे। तो ये जो कॉस्ट है ये एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पर हम यूनिट में ये यूनिट कॉस्ट माइनस नहीं करते क्योंकि ये कॉस्ट तो सेम टू सेम यही आनी है, ठीक है ना। तो टोटल हम में से हम जरूर माइनस कर देते हैं क्योंकि हमको उसकी वैल्यू चाहिए होती है। तो 3 लाख में से 50,000 गए 2.5 लाख, 2.5 रुपए का 2.5 रुपए एज इट इज, 3 लाख में से 50,000 गए 2.5 लाख। ये हमारा कहलाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जिसको शॉर्टकट में कॉक्स भी बोलते हैं, इसके बाद हम ऐड करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए उसने कहा है टाइप ए का है 1 रुपए, टाइप बी का है 1.5 रुपए। तो आगे हम वैसे करेंगे सेलिंग, ये रहा
₹1 और ₹1.5 मैंने लिख दिया इनकी कॉस्ट पर यूनिट। अब बच्चे क्या गलती करेंगे कि ये जो ₹1 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60,000 से, ये जो ₹1.5 है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,000 यूनिट से, जो कि गलत है। आप ये देखिए कि ये है आपके सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा खर्च होते हैं सिर्फ उसी पे जितना माल बिक जाता है, ठीक है ना। सेलिंग एक्सपेंस है क्या, माल को बेचने का खर्चा। अब माल को बेचने का खर्चा तो उतने माल पर ही आएगा जितना माल बिका। तो माल बिका कितना है, माल बिका है 50,000 यूनिट इसके और 1,00,000 यूनिट इसके, तो इसलिए 50,000 और 1,00,000 से इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जो ये ₹1 है टाइप ए का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 50,000 से, तो ये आ जाता है आपका 50,000। और जो ₹1.5 है टाइप बी का, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1,00,000 से, और इसलिए ये आ जाएगा ₹1.5 लाख। अगर आपको थोड़ी सी बात कम समझ आई है तो कोई बात नहीं, आप इसको रिवाइंड करके देखिए, आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। जब हम इन्हें ऐड कर देते हैं अगेन, तो ऐड करने से हमें मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखिए ये बन गया ₹6, ये बन गया 3 लाख, ये ₹4 और ये बन गया 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। जनरली देखिए अभी तक कॉस्ट शीट में हम लोग क्या करते थे, हमें ना सेल दे रखी होती थी, तो हम क्या करते थे कॉस्ट ऑफ सेल, फिर उसके बाद जंप मारते थे कि सेल कितनी है, सेल लिख देते थे, फिर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके प्रॉफिट आता था। इस बार कहानी उल्टी है। इस बार क्या है, अब आपको इनडायरेक्टली प्रॉफिट दे दिया है, तो जब प्रॉफिट दे दिया है तो अब आप पहले प्रॉफिट ही लिखेंगे। अब प्रॉफिट कैसे लिखे भाई, जब आपको प्रॉफिट दिया होता है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो जैसे ये है 20% ऑन सेलिंग प्राइस है, ऐसे ही हो सकता है 20% या जो भी परसेंटेज है ऑन कॉस्ट प्राइस, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर वो परसेंटेज कॉस्ट प्राइस का है तो आप सीधा सीधा ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है आप इसी का उतना परसेंट कर दीजिए। मान लीजिए 20% अगर होता 20% ऑन कॉस्ट प्राइस, तो सीधा सीधा हम ₹6 का 20% कर देते, 3 लाख का 20%, 4 का 20%, 4 लाख का 20%, ठीक है जी। लेकिन ऐसा इसमें है नहीं, तो इसे अभी हम ड्रॉप कर देते हैं। इस बार है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 20%, ठीक है जी। लेकिन सेलिंग प्राइस तो अभी तो हमारे पास आया ही नहीं है, अभी तो हम यहीं तक ही पहुंचे हैं, तो ये अमाउंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसका हम 20% कैसे करेंगे। तो अब इसका एक तरीका होता है जो मैंने जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो उसमें भी बताया हुआ है, तो जो भी रेलिवेंट हिस्सा है वो यहां बता देता हूं कि आप सेलिंग प्राइस का 20% कीजिए या फिर कॉस्ट प्राइस का 25% कीजिए, बात वही आनी है। आप चाहे तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करके सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि ये बात बिल्कुल ही सेम आती है। यानी कि हम 1/5 करें, ये कितना बन जाएगा, आप 20% करेंगे तो ये बनेगा 1/5, ठीक है, और 25% करेंगे तो ये बनेगा 1/4। तो सेलिंग प्राइस का 1/5 हो या फिर कॉस्ट प्राइस का 1/4 हो, बात एक ही है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब क्योंकि मेरे पास कॉस्ट तो है ही, तो अब मैं कॉस्ट का 1/4 कर दूंगा, क्योंकि मैं सेलिंग प्राइस का 1/5 तो कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो सेलिंग प्राइस है ही नहीं। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है तो मैं कॉस्ट प्राइस का 1/4 कर देता हूं। तो इसलिए मैं इसका करता हूं 1/4 कह लीजिए या 25% कह लीजिए। इसका 25% किया ₹1.5, इसका 25%, इसका 25% और इसका 25%, ठीक है जी। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और इससे आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट और ये हो गया आपका टोटल सेल। सेलिंग प्राइस पर यूनिट और ये हो गया टोटल सेल। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें आपसे वो प्रॉफिट पूछे तो प्रॉफिट भी निकल सकता है, सेलिंग प्राइस पूछे तो सेलिंग प्राइस भी निकल सकता है, इसके अलावा इसमें और कुछ होता नहीं है। अब ये भी हो सकता है जैसे और अगर क्वेश्चन के नंबर्स को बढ़ाना हो और थोड़ा इसको आगे ले जाना हो
तो इसके अंदर कंपैरिजन भी वो पूछ सकता है। कंक्लूजन बताइए क्या है। आपके पास दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स का अब सारा का सारा डाटा, सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। अब आप ये बताइए आपका कंक्लूजन क्या कहता है। प्रोडक्ट ए हमें बनाना चाहिए 60,000 यूनिट या फिर प्रोडक्ट बी हमें बनाना चाहिए 1,20,000 यूनिट। तो आप इसको अब कंपेयर कर सकते हैं बहुत आसानी से। टाइप ए की कॉस्ट आती है 7.5 रुपए, टाइप बी की कॉस्ट आती है 5 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी। अगर आपने टाइप ए बनाए 60,000 यूनिट तो आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 75,000 रुपए। और अगर आपने टाइप बी बनाए 1,20,000 यूनिट तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1,00,000 रुपए। तो प्रॉफिट को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रॉफिट को देखते हुए आप कह सकते हैं कि भाई टाइप बी को बनाने में फायदा है। तो इस तरह से देखिए कई चीजों के ऊपर कंक्लूजन बेस कर सकता है, कॉस्ट के ऊपर भी कर सकता है, सेल पे भी कर सकता है। ये भी बताया है कि कंपनी का मोटिव क्या है, सेल बढ़ाना मोटिव है या प्रॉफिट बढ़ाना मोटिव है या कॉस्ट को कम करना मोटिव है। तो उसके बेस पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए फिर उस कंक्लूजन पर हम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, जिसके अंदर काफी चीजें हमें नई जानने को मिलती हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। मिलता हूं मैं आपसे अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।